नमस्कार दोस्तों, द राइट पीपल के प्रथम चरण में आज हमारे बीच परम सिंह कंवर जी पहुँचे हैं। हम उनका यहाँ पहुँचने पर दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। परम सिंह जी, आपके बारे में बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही थी और विषय पर बात करने के लिए कई दिन से समय लेने का प्रयास हो रहा था। उसके लिए आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने कष्ट किया है। और अच्छा लगता है जब आप जैसे सेलिब्रिटी और आप जैसे द राइट पीपल जो समाज के अंदर जो समाज में राजनीति जैसे विषय को गंभीर विषय है राजनीति का, उस पर समाज को जो दिशा दे रही है। राजनीति की अगर बात करें तो आज की जो परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो सही लोगों की जो तलाश रहती है राजनीति में, उसकी परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? क्योंकि हमारा जो चैनल है द राइट पीपल, उसका मकसद भी उन लोगों को चुनना है जो ये हमारे साथ आकर उन विषयों पर काम कर सकें, उनके साथ साझा कर सकें। तो द राइट पीपल जो हम जिनकी हम खोज कर रहे हैं, हम आपको मानते हैं कि आप सही आदमी हैं, द राइट पीपल है समाज के लिए। तो सही आदमी की परिभाषा, द राइट पीपल की परिभाषा क्या है पॉलिटिकल व्यक्ति जो है वो कोशिश ये करता है कि मैं समाज की जिम्मेवारी ले रहा हूँ और मुझे समाज के हित में कार्य करनी चाहिए। जब वो चुनाव जीतता है तो विधानसभा में, लोकसभा में, जहाँ भी जीत करके जाता है तो वहाँ ओथ भी लेता है। ओथ में भी अपनी ईमानदारी की ओथ लेता है और समाज के हित में, पब्लिक के हित में, क्षेत्र के हित में, राष्ट्र के हित में अच्छा कार्य करूँ, तो वो सबके बीच में एक कसम लेता है, ओथ लेता है और ये कहता है कि मैं ये कार्य करूँ। उसमें जो खरा उतरता है द राइट पीपल। जो देखिए, बहुत सुंदर व्याख्या ब्रह्म सिंह जी ने हमें दी है कि जो शपथ दिलाई जाती है किसी राजनीतिज्ञ को सेवा के भाव से, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, उसके ऊपर खरे उतरने वाले को सही आदमी की परिभाषा के तौर पर आप मानते हैं। हमारे दर्शक, हमारे श्रोता इस बात को जरूर महसूस करेंगे कि आप जैसे अनुभवी लोग जब इन विषयों पर बात करते हैं तो वो बहुत ही गंभीर हो जाया करते हैं, बहुत ही साथ गर्भित हो जाया करते हैं। तो बड़ी सुंदर व्याख्या के साथ आपने द राइट पीपल की परिभाषा दी। उस पर गुणों की अगर बात की जाए तो उसमें क्या मानते हैं कि व्यक्ति और व्यक्तित्व जो डिफरेंस है, उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो एक व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाती है? आपने राजनीति की बात की है। मैं ये समझता हूँ कि राजनीति में तो लोग आए, बहुत आए, खूब आए, लेकिन जो समाज के कार्यों के लिए आगे चुनाव लड़ करके जीत करके आते हैं, मैं एक बात ये समझता हूँ कि उसको ये सोच के आना चाहिए कि मैं जीतने के बाद समाज का कार्य करूं और जीतने के बाद मैं ऐसा कार्य ना करूं कि पहले मैं अपने आप को बनाऊं। स्वार्थ और परमात्मा, उसकी कोशिश ये की जाए वो अपना घर की तरफ ना मुड़ करके जनता का जो घर है, जनता के जो लोग हैं, उनको अपना समझ करके उनके हित में कार्य करें, क्षेत्र के डेवलपमेंट में काम करें। डेवलपमेंट में सभी आ जाते हैं, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाए, डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्र को सुधार के लिए वहाँ अच्छे काम कर पाए, लोगों की सुविधाएं क्या क्या है उनका निपटारा किया जाए, उनके हित में काम किया जाए, तो वो मैं वो समझता हूँ कि वो राइट पीपल है। और जो जीतने के तुरंत बाद, चुनाव जीतने के बाद में, पब्लिक का भरोसा लेने के बाद, पब्लिक की राय से जीतने के बाद में, और वो केवल अपने काम करता है, अपनी पॉकेट की तरफ ध्यान रखता है और पब्लिक को भूल जाता है। पब्लिक को भूल ही जाता है। वो सोचता है कि अब ये 5 साल तेरी लाइफ के पूरे लाइफ कट जाएगी इस 5 साल में, और ये पता नहीं है कि 5 साल यूं गए और यूं आए। तो पब्लिक तो तुरंत फल देती है, लेकिन पब्लिक भी क्या करे? पब्लिक तो हर बार ही देखती है कब के इसको देख लें, अब को उसको देख लें। बल्कि पब्लिक को ये देखना चाहिए कि कौन अपने हित में काम कर सकता है, कौन
अपने फेवर में, डेवलपमेंट के हित में अच्छा कार्य कौन कर सकता है, अगर उसको पब्लिक भी देखती रहे तो दोनों हाथों से जब मिल करके काम किए जाएंगे समाज के हित से भी और खुद भी, तो क्षेत्र का कार्य अच्छा होता है। दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा मैं कि जैसे कि ब्रह्म सिंह जी ने बताया कि द राइट पीपल की दूसरी परिभाषा ये है कि वो स्वार्थ और परमार्थ के बीच का डिफरेंस जरूर ध्यान रखें। अक्सर देखने में आता है कि पॉलिटिकली या किसी भी सोशल या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर लोग आकर किसी भी तरीके से पहुंच जाते हैं और वो अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि में लेने की वजह से, आने की वजह से सही पीपल, जिसे कहते हैं राइट पीपल की जो परिभाषा है, उससे कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। और उसमें जो संबंधित क्षेत्र हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है या अध्यात्म है, या जो तमाम तरह के जो जिसमें वो नेतृत्व कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल है, तो उसमें उसका जो मेन उद्देश्य है वो हट जाता है। ऐसा उनका मानना है कि अगर आप स्वार्थ और परमार्थ के बीच के डिफरेंस को मेंटेन कर लें और जो जनता है जो उसको पब्लिकली चुन के लाती है, वो इस बात का चिंतन जरूर करे कि ये आदमी सही आदमी है भी कि नहीं, तो ऐसे तरीके से किसी समाज को अगर व्यवस्थित किया जाए, नेतृत्व दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही सुंदर आपने एक अनुभव के साथ जो बात साझा करी। ब्रह्म जी, अमूमन देखने में आता है कि स्वार्थ 5 साल का होता है, परमार्थ अनंत होता है। आपकी भी तकरीबन उम्र जो 70 के आसपास बताई जाती है, इतना ही माना जाता है। और उम्र से आपका अंदाजा नहीं लगता, हेल्थ आपने अच्छी मेंटेन कर रखी है। अनुभव और संस्कार आपके परिवार में, आपके समाज सिस्टम में बड़ा गंभीरता से आपने अडॉप्ट किए हुए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? आप जो संस्कार, पॉलिटिक्स में कहते हैं संस्कारों का थोड़ा सा आचार व्यवहार, संस्कार जो है थोड़ा सा पैरामीटिकली थोड़ा सा अप डाउन होते रहते हैं। आपने उसको बड़ा अच्छे से मेंटेन किया है। आपका विपक्ष भी, आपका पक्ष भी हमेशा इस बात को लेकर कहते हैं कि बहुत संस्कारवान परिवार है और बहुत संस्कारवान व्यक्तित्व है। तो वो कभी ना तो किसी का ना तो बुरे का बुरा मानता, ना किसी अच्छे का ये सोचता कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर लेगा। तो ऐसे में इस व्यक्तित्व को बनाकर रखने के पीछे आपने जो गुणों को अपने जीवन में समाहित किए, वो कौन कौन से गुण हैं? देखो, जब पब्लिक से अपने हित में समर्थन मांगा जाता है, अगर मैं झूठ बोल करके उनको बहका करके, उदाहरण के तौर पे जैसे केजरीवाल, ऐसा करूंगा तो लोग मेरे पीछे लग जाएंगे कि जो ये कह रहा है ये करेगा ऐसे। केजरीवाल से मतलब सिर्फ विपक्ष के बात है, विपक्ष हो सकता है, विपक्ष की बात मान इंडिविजुअल उसके बारे में तो बात करने बैठ के तो बात खत्म ही नहीं होगी। तो विपक्ष तो और भी बहुत सब लोग हो सकते हैं। हाँ, विपक्ष में और भी लोग, अगर हम पब्लिक से झूठ बोल करके कि मुझे तुम वोट दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हें इसके बदले में ये दूंगा, कमिटमेंट जो करता है, बल्कि कमिटमेंट करनी चाहिए कि मैं तुम्हारे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हितों में कार्य करूंगा, मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा के बारे में गवर्नमेंट से प्रयास करूंगा, मैं तुम्हें और अच्छे काम करूंगा जो सरकार के द्वारा आपके किए जाते हैं। लेकिन ये ना कहे कि मैं तुम्हारी वोट खरीदूंगा। वोट खरीदूंगा कैसे? कि उनको लालच दूंगा, मैं तुम्हें फ्री में ये करूंगा, मैं तुम्हें फ्री में वो दूंगा, मैं तुम्हें फ्री में वो दूंगा। एक प्रकार से कुछ लोग उसके झांसे में आ जाते हैं, उसको जिता देते हैं। फेक प्रोमिसेस जो ना तो राष्ट्र के हित में है, बिल्कुल ही नहीं है, ना क्षेत्र के हित में है, ना वो ऐसी कमिटमेंट पूरी कर पाते हैं। तो पब्लिक एक किस्म से ठगी रह जाती है, धोखा हो जाता है उनके साथ में। अगर आपको राइट पीपल बनना है तो सीधे पॉइंट, वो जो तुम कर सकते हो, जो सरकार से करा सकते हो, सीधी वो बात है। मैं ये हूं और मैं इतना कर पाऊंगा, तुम्हें मैं अच्छा लगूं तो मुझे चुनिए, तुम्हें अच्छा नहीं लगूं तो जो तुम्हें लगता है, विश्वास है कि ये ज्यादा अच्छा कर पाएगा, तो उसको चुनिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनने के बाद, जब तक तो लोग देखते हैं कि किसको चुनना चाहिए, पर लेकिन चुनने के बाद अगर किसी व्यक्ति को जो चुन करके आता है उसको पब्लिक गाली देती है, तो ऐसा राइट पीपल मैं नहीं मानता, ऐसा करेक्टर मैं नहीं मानता। देखिए, बड़ी गंभीर विषय हो जाते हैं पॉलिटिकली,
लेकिन फिर भी हम इसको साहित्यिकी के साथ आपके बीच पहुंचाना चाहेंगे। ब्रह्म सिंह जी का मानना है और कहना भी है वो गंभीरता के साथ और संजीदगी के साथ कि आदमी को सही रूप में तभी परिभाषित किया जा सकता है जब वो अपनी कमिटमेंट पर खरा पूरा उतरे। अक्सर देखने में आता है कि कमिटमेंट जब आदमी संघर्ष कर रहा होता है पॉलिटिकली या सोशली या स्पिरिचुअली, तो उसमें कमिटमेंट कर लेता है और बाद में जब उसको चरितार्थ उसको एग्जीक्यूट करने की बात आती है तब उस समय देखने में आता है वो फेल हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति ना आए, समाज उसको इस नज़रिए से ना देखेंगे कि वो एक हारा हुआ या वो एक ऐसा नेतृत्व ना देने वाला व्यक्ति है या वो सही आदमी नहीं है, हमने गलत आदमी को चुन लिया। तो चुनाव जो है वो आदमी अपने चिंतन से करे। समाज को ये हमारा आग्रह ही है, जो मैंने दर्शक होता है इसको देख पाएंगे भविष्य में, देखेंगे। मैं उनसे भी उम्मीद करूँगा कि वो सही लोगों का चुनाव करें पॉलिटिकली और फेक प्रोमिसेस से बचें, ताकि आपका जो भविष्य से संबंधित जो भी उसका आपका विकास है, डेवलपमेंट है, जो किसी भी क्षेत्र का है, वो डेवलपमेंट आपका होता रहे और उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ब्रह्म जी की देखा जाता है कि सही लोगों की जो परिभाषा के तौर पर बहुत कम लोग रह गए हैं, भीड़ तंत्र ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा सा पब्लिक डोमेन में भीड़, तो उसको कैसे पहचानेगा कैसे पूरा? ये बड़ा पारकी सा प्रश्न है। पहचाना जाता है। जी। बहुत से तो लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे खरबूजे को देख करके खरबूजे का रंग बदलता है। जी। वो ये देख रहे ये कमा रहा है, ये देख रहे ये वो कमा रहा है, तो वो उनकी लाइन में ना जा करके और जो व्यक्तित्व चुनाव होते समय जो पब्लिक से प्रॉमिस करता है अगर उसकी तरफ चलता है तो लोग उसको अच्छा भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि पीठ के पीछे लोग ये कहें कि हाँ ये आदमी सही है या ये आदमी सही था। लोग ये ना कहें कि ये जा रहा है, ये जरूर चोर होगा, ये जरूर लोगों की जेब काटता होगा, ये जरूर लोगों से रंगदारी मांगता होगा, ये जरूर लोगों की पॉकेट में हाथ डालता होगा। तो उससे पहचान में आता है। लेकिन अच्छे लोग इतने हैं। अब आप ये मैं बहुत बड़ी तुलना करना चाहता हूँ। आज इस राष्ट्र में लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के फैन क्यों हैं? वो केवल राष्ट्र के सिवा और कुछ कर ही नहीं रहे, केवल राष्ट्र का ही भला कर रहे हैं। जो कार्य कर रहे हैं राष्ट्र के हित में कर रहे हैं। आज देश को आगे पहुंचाने के लिए 24 घंटे में से 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे तक काम करते हैं। तो जो संकल्प मोदी जी ने लिया है देश में और जो कर रहे हैं, अगर हम सब ऐसा ताल लें, हम उनके बराबर तो नहीं कर पाएंगे, पर कुछ 2%, 10%, 5%, 20% ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपना योगदान दें, तो आज हमारा देश वैसे तो आगे बढ़ ही रहा है, पर और जल्दी बढ़ जाएगा। बड़ा अच्छा सुंदर उदाहरण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश के विकास को, उसके उत्थान को और उस देश को हमारे दुनिया में एक नई पहचान दिलाने में जो बीड़ा उठाया है, उसमें स्वार्थ और परमार्थ की साफ परिभाषा दिखाई पड़ती है। क्योंकि एक बात देखी जाए तो कोई निजी स्वार्थ कहीं दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे काम करते रहना, व्यवस्था में रहना और तमाम तरह की योजनाओं पर काम करते रहना, ये चीज़ें आदमी की कुछ गुणवत्ता और आदतों को दिखाती है, महसूस कराती है कि हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके पक्ष में काम करना चाहिए। ऐसा ब्रह्म सिंह जी का मानना है और हमें उस तरह के साथ लोगों को अनुसरण करना चाहिए। आपने ये भी बताया है जैसे कि भाई आदमी के पीठ पीछे अगर कोई बात कही जा रही है, उससे सामने नहीं कही जा रही, तो कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस है। कहीं ना कहीं सही आदमी की परिभाषा में भी अंतर में कहीं अच्छा। अगर बुराई पीठ के पीछे होती है और अच्छाई पीठ के पीछे होती है, तो वो मान लो चेहरे के सामने तो सब बड़ा तारीफ करते हैं, लेकिन उसके पीठ के पीछे तारीफ हो वो काबिल इंसान। अगर भाई वो निकल के चला गया, अब निकल के जाते ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग गाली देते हैं, बुरा कहते हैं, बेकार है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम बिरला ऐसे मिलते हैं जिनकी पीठ फिरती है, लोग कहते हैं वास्तव में बहुत बढ़िया।
और जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही उसके पीठ पीछे कुछ ना कुछ अच्छा बोलते हैं। हाँ, अच्छाई और बुराई तभी मापी जाती है, अच्छाई बुराई। और जो असंभव काम को संभव कर दे, असंभव काम को संभव कर दे, उसके उदाहरण पे भी मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहूँगा। कहना भी असंभव काम कितने थे? कहना भी चाहिए। 370 हटाना असंभव काम था। आज तक कोई भी नहीं सोचता था, हम भी नहीं सोचते थे। कोई ये नहीं कह सकता था 370 हटाई जा सकती है, चुटकी में हटी। 3 तलाक चुटकी में खत्म हुआ। अयोध्या मंदिर जो सैकड़ों वर्षों हजारों वर्षों से जिसके पीछे पड़े थे, कोर्ट में भी केस चल रहा था, जो सोचते थे कि बनेगा नहीं, पर हाँ चलो सोच है इनकी, तो बना के दिखाया। तो जो कार्य असंभव होते हैं उनको संभव करके दिखाया। हर आदमी अपनी ऐसी ही सोच बना ले तो कार्य होते, वो धीरे धीरे सही आदमी श्रेणी में पहुंच जाता है। सही श्रेणी में पहुंच जाता है। और जो संकल्प भारत का है विश्व गुरु बनने का, वो संकल्प बहुत नजदीक है। और मोदी जी ने ये संकल्प लिया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और उस संकल्प में हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। कुछ ही स्टेप रह गए हैं, जो स्टेप और आगे रखेंगे तो आज भारत विश्व गुरु कहलाएगा। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। देखिए, बड़ी सारगर्भित बातों में भगत सिंह जी ने अपनी बातें कही हैं। इनका मानना यह है कि विश्व गुरु की जो पहचान है देश को दिलाने में, माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व जो हमें मिल रहा है भविष्य के दृष्टिगत, और पहले जो उन्होंने कमिटमेंट करी है जिसमें बहुत से बड़े लेवल के निर्णय लिए गए और उनको पूरा किया गया है, इस प्रकार के निर्णयों को कमिटमेंट के तौर पर जब हम या कोई भी नेतृत्व देने वाला व्यक्ति जब आता है समाज के बीच, राष्ट्र के बीच, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के बाद जब वो कमिटमेंट पूरा करता है तो वो कहीं ना कहीं सही द राइट पीपल की परिभाषा के तौर पर जाना जाता है। बड़ा अच्छा चर्चा का विषय है कि द राइट पीपल को लेकर आप लोग ऐसा मानते हैं कि आंकलन जो होता है पक्ष और विपक्ष का, अगर वो आंकलन कर रहा है आपके व्यक्तित्व का, दोनों ही कर रहे हैं और दोनों आपके पीठ पीछे आपकी अच्छाई कर रहे हैं, वो भी एक राइट पीपल की एक परिभाषा हो सकती है। भविष्य को लेकर जो सही लोगों की जो योजनाएं हैं, उसमें आप अपनी योजनाओं में क्या क्या मानते हैं? मुझे सही तरीके से कुछ ऐसी योजनाओं को अमली करना पहनाना है भविष्य में, कुछ ऐसी योजना आपकी है। और खासकर एक चीज़ जरूर है, उसमें कोई इन्वायरमेंट के पक्ष में कुछ है क्या, तो वो थोड़ा बताइए। तो हमारा इन्वायरमेंट और इलेक्ट थोड़ा फोकस रहता है। देखिए, हमारा क्षेत्र साउथ दिल्ली में लगता है और हरियाणा बॉर्डर से टच है। लगभग पूरा क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर से टच है। मैक्सिमम रिज की जमीन से भी टच है। और यहाँ पे वाइल्ड सेंचुरी बनाई जा रही है, ऐसी जमीन की जो हमने वहाँ पे काम चालू किया हुआ है, परियोजना है। पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, अच्छे पौधे लगाए जा रहे हैं, झाड़ पाड़ को निकाल करके काम चल रहा है बहुत तेजी से। कुछ जंगली जानवर भी छोड़े जाएंगे, कुछ छोड़े गए हैं। तो वाइल्ड सेंचुरी बने, उसमें और 4 चांद लगे। अभी पिछले चुनाव में मैंने सोचा उसके लिए, जैसे क्षेत्र में पानी की भी कमी है, उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कार्य को शुरू करने की योजना बनाई थी, नदियों का मिलान, सड़कों का मिलान करने के लिए। ये तो पूरे राष्ट्र के हित में थी, पर इस क्षेत्र के हित में ये थी कि यहाँ पे पानी की जो कमी है, अगर यहाँ पीने के लिए पानी ही नहीं मिलेगा तो सिंचाई के लिए कहाँ से मिलेगा, पेड़ पौधों में लगाने के लिए कहाँ से मिलेगा। तो उस कमी को दूर करने के लिए दिल्ली से जो 4 महीने जमुना जी बह के जाती है, खतरे के निशान से भी वो ऊपर हो जाती है वाला जब छोड़ा जाता है, तो दिल्ली को भी डर रहता है कि कहीं इससे तबाही दिल्ली में ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए।
उस समय उसमें से कुछ पानी लेकर के अगर हम इकट्ठा कर लें, स्टोर कर लें, और वो जो पानी हम स्टोर करेंगे उसका हमें बेनिफिट हो, तो एक योजना जब 2013 में नवंबर में जब चुनाव हुए थे, तो मैंने उसके बारे में अपने अधिकारियों से चर्चा की थी, जब सरकार भी दिल्ली में नहीं थी। 49 डेज में, 49 दिनों में मुख्यमंत्री बने थे श्री अरविंद केजरीवाल जी, तो वो भी रिजाइन करके चले गए। दिल्ली जैसे लगभग एक किस्म से अनाथ हो गई। तो अधिकारियों के भरोसे हमने वो कार्य को छेड़ा, बहुत कोऑपरेट किया अधिकारियों ने। सरकार से ज्यादा काम, मुख्यमंत्री से ज्यादा काम हमें अधिकारियों से करने को मिला। संबंधित विभागों के अधिकारी। हाँ, तो हमने सोचा था कि खानों का जो यहाँ पे भाटी खान है, असौला खान की है, पाली हरियाणा से लगती हुई पाली की खान है, अनंतपुर की खान है, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ा लेक बनता है। और वो 200 300 फुट पहले ही गहरी है। उन सबको मिला करके भी 150 से 200 फुट गहरी खाने का एक लेक बन जाए, वो लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में बनता है। अगर उसको हम 4 महीने हर वर्ष जब जमुना यहां से बहती है उसमें से पानी लेकर के उसको स्टोर करें, हर वर्ष 4 महीने करें, 8 महीने वो पानी चलेगा, तो ये चलता रहे सिस्टम आगे के लिए, तो उससे हमें कितने बेनिफिट है। एक तो हम जो वाइल्ड सेंचुरी बना रहे हैं उसका बेनिफिट होगा, जमीन में पानी का लेवल बढ़ता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा करके हम अपने क्षेत्र को पानी भी दे सकते हैं, वहां पे वोटिंग राइट भी मिल सकता है, लोगों का आवागमन भी हो सकता है, पिकनिक हटें भी सरकार की तरफ से बनाई जा सकती है, वहां पे मोटेल बनाया जा सकता है, लोगों का एक पिकनिक स्पॉट्स बन गया, लोग आएंगे, ठहरेंगे, 2 दिन रुकेंगे, 4 दिन रुकेंगे, आवागमन होगा, तो जो सरकार का खर्चा है वो रेवेन्यू भी उनसे प्राप्त हो जाएगा, पार्किंग से, मोटेल में ठहरने से, और अच्छा सुंदर बन सकता है पर्यटन के। तो उसकी स्वीकृति हमने सरकार से, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से उसकी स्वीकृति हमने ले ली थी। हमें बड़ी सराहना की थी हमारे इस व्यक्तित्व की, हमारे अधिकारियों ने, और उसके लगभग 1000 करोड़ का उस पर खर्चा होना था, तो तैयारी थी। लेकिन 10 महीने के बाद में फिर चुनाव हो गए, तो दूसरी विपक्ष की सरकार आ गई, उन्होंने आके उसको कैंसिल कर दिया। तो इतना बड़ा काम होना जा रहा था कि ये इतिहास में भी लिखा जाता है कि इतना बड़ा कार्य। मैं उत्तराखंड चुनाव में गया था, तो वहाँ भीमताल के पास में खड़ा मैंने उस लेक को देखा, जिसको देखने के लिए इतनी दूर दूर तक के लोग आते हैं। तो उसकी आयतन जो था उसका, वो 3.5-4 किलोमीटर का था, इतना बड़ा पौध था। आपकी परियोजना 50 किलोमीटर? हाँ, हमारा 50 किलोमीटर का था। उसकी गहराई 162 फुट की थी, हमारे यहाँ 200-250 फुट तक की बनती। तो इतना बड़ा लेक बनने से, इतना बड़ा पानी स्टोर करने से, उसमें से और स्टोर भी किए जा सकते थे, हमें जैसे आयनगर में कर सकते थे और दूसरी जगह, तो पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत यहाँ पे बन जाता है। जमुना जी का तो पानी बहते हुए समुद्र तक चला जाएगा, हमारी जमीन को, दिल्ली को यूज करके आगे निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें वो मिलता जो हम स्टोर कर लेते। लेकिन सरकार का ध्यान इधर नहीं है, सरकार का ध्यान वहां पे नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी, आयुष्मान योजना, उसको लागू करना चाह रहे थे, गरीब का भला होता, फ्री इलाज होता, सरकार का ध्यान वहां नहीं गया। सरकार का ध्यान एड पे है बस खाली। बीच में इस विषय को थोड़ा सा विस्तार देते हुए आपसे बात साझा करना चाहूँगा कि पुराने समय में हमारे गांव में तालाब हुआ करते थे और छोटे छोटे कुएं हुआ करते थे, बड़े बड़े कुएं हुआ करते थे। पानी स्टोरेज करने के तरीके हुआ करते थे बहुत सारे, जो वर्षा का जल संचित करने के लिए या तमाम तरह के जो रिसोर्स, जो पानी वेस्ट हो जाया करता था, उस वेस्ट पानी को भी हम कहीं ना कहीं स्टोरेज करके तरीके से लाते थे। वही तो हम करने जा रहे थे। तो ब्रह्म सिंह तंवर जी ने जो एक परियोजना 1000 करोड़ रुपए की चुनाव के दौरान जो प्रयास होकर करी थी शुरुआत,
उसमें इनका ये मानना है कि अगर पूरे देश की जो सेंटर हेड है हमारा दिल्ली एनसीआर जो है, इसके आसपास के जितने भी खाने हैं उनको अगर स्ट्रीमलाइन करके यमुना के पानी को उसके अंदर छोड़ दिया जाए फॉर द सेक ऑफ टाइम, तो सारा साल आसपास के क्षेत्र के लोगों को उसका पानी का उपयोग सदुपयोग करने को मिल सकता है, जिससे पर्यावरण के दृष्टिगत, पर्यटन के दृष्टिगत, आय और उसके आय के साधन के दृष्टिगत बहुत से आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। और ये इस प्रकार की पहल पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ की ये परियोजना ये पक्की का हिस्सा है। हम डायरेक्ट पीपल के माध्यम से इलाइटमेंट वर्ल्ड जो हमारा रिसर्च फाउंडेशन भी है, उसमें इलाइटमेंट और इलाइटमेंट के साथ इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं। तो हम ये एक पक्ष हम लेकर चलते हैं कि जिन सही लोगों से, राइट पीपल से हम बात कर रहे हैं, उनसे इस विषय पर भी चर्चा की जाए। और उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है कि अगर संरक्षण, जल का संरक्षण अगर लंबे समय तक करना है तो जो खाने हैं या जो रिसोर्स जिस तरीके से हम उसको रिसोर्स कर सकते हैं, पानी को संचित कर सकते हैं, उन विषयों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप अपने अपने स्तर पर पानी के स्टोरेज की व्यवस्था करने का प्रयास करें, उसके पानी का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना होने दें अपने आसपास, उसका कम से कम, क्योंकि जल सीमित है। कहने को पूरी दुनिया में 70% 73% जल बताते हैं, उसके बाद जो पीने का पानी की जो वो है वो बहुत कम है। तो 3% 4% ऐसा मानते हैं कि 3-4% ही पानी पीने का, बाकी तो समुद्र या तमाम तरह के तरीके से। तो ऐसे में ब्रह्म सिंह जी की तरफ से जो एक आह्वान है लोगों को, और पर्यटन और पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर आप लोग गंभीरता से सामने आए। हमारे द राइट पीपल जो हमारा जो चैनल है उसका शुरुआत जो हमारे ब्रह्म सिंह जी ने की है, उसका हम यहाँ पहुँचने पर और कई विषयों पर चर्चा करने पर धन्यवाद भी करते हैं। और एक मैसेज जो द राइट पीपल के माध्यम से मैं ब्रह्म सिंह तंवर जी से कहना चाहूँगा कि वो कोई मैसेज आम पब्लिक को देना चाहे तो जी। आपका पहले मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बैठ करके, ये तो हमारा भी सौभाग्य है। आप बहुत बड़े लेवल के दिग्गज नेता हैं, ये बताने की जरूरत इस बात में चर्चा कर सकूं। मैं क्षेत्रवासियों को भी अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में सोचें, समझें, कहाँ से हो सकता है, कौन अच्छा कर सकता है, कौन व्यक्ति आपका दिल से ध्यान रखता है, उसके बारे में उसका साथ दें, तो ताकि क्षेत्र भी सही लोगों का चुनाव हो जाए और वो आपके बारे में करता रहे, उनके पिछले कार्य को हो सके। ये भी अच्छी बात है आपने। मैं आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो आप क्षेत्र के सीमितता, मैं नहीं मानता कि सीमितता क्षेत्र तक रहेगी है। जिस तरीके से ब्रह्म सिंह तंवर जी के बारे में सुना है हमने, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है अपने आप में, पॉलिटिकल बहुत बड़ा उन्होंने सफ़र तय किया है, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सफ़र तक उन्होंने जैसे तैसे संघर्षों के साथ, तो ऐसे में सिर्फ क्षेत्र तक की जिम्मेवारी तो कम से कम मैं नहीं चाहूँगा कि आपको क्षेत्र की जिम्मेवारी है, आपको बड़ी जिम्मेवारी होनी चाहिए और बड़े लेवल पर आपको जिम्मेवारी निभाना चाहिए। पार्टी हमारी माँ, लेकिन आप और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में हूँ। लेकिन आप उनके बड़े बेटों में शुमार हैं। तो जिम्मेवारी बड़े बेटों को ज्यादा दी जाती है। माँ का परिवार है, तो परिवार जो जिम्मेवारी देगा वही तो निभाएंगे। परिवार ने मुझे यहाँ जहाँ तक की जिम्मेवारी दी है वो मैं भली भांति अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं ठीक तरीके से निभाऊं। बहुत ईमानदारी से बहुत ईमानदारी से। देखिए, राइट पीपल की चलते चलते एक और परिभाषा दे दी ब्रह्म सिंह जी ने कि आदमी का ईमानदार होना, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति। जो आदमी कर्तव्य और जिम्मेवारियों के प्रति ईमानदार है वही द राइट पीपल है। और जो पर्यावरण और इन्वायरमेंट के साथ साथ आपके घर परिवार के या अपने धर्म के, अपने समाज के, राष्ट्र के और अपने व्यवसाय के जिस पेशे में वो है उसके प्रति अगर गंभीर है, उसके प्रति अगर वो संजीदा है, अगर उसके प्रति वो थोड़ा बहुत भी संवेदनशील है, तो वो द राइट पीपल की परिभाषा को कहीं ना कहीं क्वालिफाई करता है। मैं द राइट पीपल में एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। और हमेशा उनकी दुआएं, उनका मैसेज और उनका अनुभव हमेशा हमें द राइट पीपल में मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ।